हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का आज है डे नंबर 37, है ना। अभी तक मैंने कुल मिलाकर के 295 क्वेश्चंस करवाया है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आज देखेंगे और आज से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे, क्योंकि मैं सिस्टमेटिक वे में एमसीक्यू को लेके चल रहा हूं। पहले माइक्रो का किया, फिर मैक्रो का किया, फिर मनी एंड बैंकिंग किया, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स का किया। अब आज से शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, लाइक यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, और आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो ये सारे एमसीक्यू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्किप मत किया कीजिए, एंड तक वीडियो देखा कीजिए, है ना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ूं उसके पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं या सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, तो फिलहाल 50% का ऑफ चल रहा है ना। बेनिफिट लेने के लिए हमारा मोबाइल एप्लीकेशन राज इकोनॉमिक्स RECC डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, है ना, और अपने आप को इनरोल कीजिए। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का या सीयूटी पीजी का, ठीक है, तो उसके लिए आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.recc.org.in, ठीक है। इस वेबसाइट के थ्रू आप टेस्ट सीरीज को दे पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं हम लोग आज का। क्वेश्चन नंबर 296 है, कहता है द थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड प्रोपोनेटेड बाय। जो थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, ये किन्होंने दिया है? तो देखिए, हैबरलर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में दिया था, ठीक है। रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट के बारे में दिया था, और मार्शल ने तो इस प्रकार का वैसा डायरेक्ट थ्योरी तो नहीं रहा था। जेएस मिल होगा, है ना। जेएस मिल ने रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 297 है, कहता है इन द हेक्स्चर-ओहलिन मॉडल फैक्टर अबंडेंस इज डिफाइंड इन द टर्म ऑफ। मतलब किसी जगह पे साधन की प्रचुरता जो होती है, फैक्टर अबंडेंस है, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस बेसिस पे कर सकते हैं? ऑप्शन है फैक्टर प्राइसेस, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। देखिए, अगर किसी कंट्री में लेबर बहुत ज्यादा है तो वहां लेबर सस्ता होगा, मतलब लेबर का प्राइस कम होगा, ठीक है। तो प्राइस को भी देख रहे हैं, और फैक्टर ज्यादा है मतलब अबंडेंट तो है ही वो, तो हमारा ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 298 है, कहता है द पॉलिसी एडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक टू करेक्ट अ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिसीट्स कम है, पेमेंट ज्यादा है, तो ये हो जाएगा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसको करेक्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक कौन सी पॉलिसी अपनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, रिवैल्यूएशन, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, फिजिकल पॉलिसी तो गवर्नमेंट करती है, और डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन तो करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। और मॉनेटरी पॉलिसी भी करती है कौन? सेंट्रल बैंक, राइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि डेफिसिट को सुधारना है ना, डेफिसिट को सुधारना है, तो मॉनेटरी पॉलिसी आंसर होगा। क्योंकि रीवैल्यूएशन में डेफिसिट को नहीं, सरप्लस को करेक्ट किया जा सकता है। अगर ऑप्शन डिवैल्यूएशन रहता तो वो भी हो जाता, ठीक है। 299 है, कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड मींस। मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का क्या मतलब होता है? देखिए, अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपली बोलते हैं ना, विच हैज बीन गिवन अप, जिसको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रेड के टर्म में हम लोग लेंगे तो कहता है लॉस ऑफ मनी ड्यू टू नॉट अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी, नहीं, गलत है। द कॉस्ट इनकर्ड इन अवेलिंग और कंटेनिंग अपॉर्चुनिटीज, नहीं, ये भी गलत है। हाउ मच ऑफ वन कमोडिटी मस्ट बी गिवन अप टू गेट अनदर। दो कमोडिटी है ना, एक कमोडिटी का कितनी मात्रा को त्याग करते हैं ताकि दूसरे वस्तु की एक मात्रा प्राप्त कर सके। तो हमारा आंसर यही ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 300 कहता है डिवैल्यूएशन वर्क्स बेस्ट व्हेन, देखो डिवैल्यूएशन कब काम करेगा, डेवलपिंग कंट्रीज इंपोर्ट डिमांड इन इलास्टिक, नहीं होगा। डिवैल्यूएशन काम कहां करेगा ऐसे समय में, नहीं, ठीक है। फॉरेन डिमांड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट इलास्टिक, बिल्कुल यही आंसर होगा। जैसे जो कमोडिटी हम विदेश में बेच रहे हैं अगर वो इलास्टिक नेचर का हुआ, ठीक है, तो चूंकि डिवैल्यूएशन में हमारा एक्सपोर्ट सस्ता होता है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट सस्ता होने से बहुत ज्यादा डिमांड अगर बढ़ जाएगा तो हमारे पास अच्छा खासा पैसा आएगा, हमारा एक्सपोर्ट का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने से पैसा रिसीट्स बढ़ेगा, ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधार सकता है, बेहतर कर सकता है, ठीक है। यही होगा हमारा फॉरेन डिमांड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट इज इलास्टिक, विकासशील देश के निर्यात के लिए विदेशी मांग लोचदार होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है, या बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, तो देखिए कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो होता है वो रेशियो होता है एक्सपोर्ट प्राइस और इंपोर्ट प्राइस का, ठीक है, पीएक्स अपॉन पीएम, कहीं है ऑप्शन नंबर डी में है, दिस इज हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 302 कहता है अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन, मार्शल लर्नर कंडीशन आपने पढ़ा होगा, devaluation shall improve a country's trade balance provided the sum of elasticities of demand of a country for export and its demand for import is, देखिए मार्शल लर्नर कंडीशन कहता है कि अगर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो और भी ज्यादा वर्स कर देगा, ठीक है, वर्सन दी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। अगर एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, ठीक है, नो इफेक्ट, राइट, नो इफेक्ट, ये मार्शल लर्नर कंडीशन है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए तब इंप्रूव करेगा, है ना, तो हमारा ग्रेटर देन 1 ऑप्शन नंबर बी है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 303 कहता है अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का मतलब होता है जब एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन मॉनेटरी अथॉरिटी ना करे, कौन करे, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स, ठीक है। तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा डिटरमाइन अगर होता हो एक्सचेंज रेट तो उसको फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं, लचीली विनिमय दर। तो पहला ऑप्शन गलत हुआ, दूसरा ऑप्शन भी गलत हुआ, तीसरा ऑप्शन सही है, फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। 304 है कहता था फॉरवर्ड मार्केट इन फॉरेन एक्सचेंज इज अ मार्केट ऑफ, देखिए फॉरवर्ड मार्केट में क्या होता है ना, करंट में हम लोग एग्रीमेंट करते हैं फॉर द फ्यूचर डेट कि हम लोग फ्यूचर में करेंसी को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन अभी जो रेट है उसी रेट पे करेंगे, इसका एग्रीमेंट कर लिया जाता है प्रेजेंट में, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, हमारा ऑप्शन सी होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है हम 10 दिन बाद के लिए ही कर लें या 2 साल बाद के लिए करें, क्लियर है। देखिए अब है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर फ्री ट्रेड, फ्री ट्रेड के रिलेटेड कुछ आर्ग्यूमेंट है, कहता है फ्री ट्रेड लीड्स टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है, फ्री ट्रेड होगा हर कोई फुल्ली कंपटीशन करेगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा क्योंकि पूरा वर्ल्ड उसके लिए मार्केट है, ठीक है, इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फ्री ट्रेड प्रिवेंट्स मोनोपोली, बिल्कुल मोनोपोली को रोकता है, ठीक है ना, तो सही है। फ्री ट्रेड प्रोडक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, नहीं बिल्कुल नहीं, जब फ्री ट्रेड होगा ना, जैसे इंडिया जैसे देश में अगर फ्री ट्रेड हो, ठीक है, विदेश के कोई भी यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, जहां से सस्ता मिल रहा होगा वहां का खरीदेगा ना, तो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज क्या करेंगे, अब उसके पास टेक्नोलॉजी बेटर है, ठीक है, हो सकता है वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ता में बेचने लगे, तो इससे क्या होगा, लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खरीदा नहीं जाएगा, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होता है फ्री ट्रेड के केस में। तो आंसर 1 और 2 ओनली होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है मार्शल लर्नर कंडीशन स्टेट्स दैट द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वुड बी स्टेबल
इफ द सम ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इज, मैंने अभी कहा बताया ही था, ठीक है, यहाँ बताया था स्टेबल रहेगा मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब एक्सपोर्ट इलास्टिसिटी और इंपोर्ट इलास्टिसिटी दोनों बराबर होगा तो क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1 हमारा करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट है 307, कहता है रीजन फॉर कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम का खत्म होने का क्या कारण था। पहला, रिफ्यूजल बाय द यूएस ट्रेजरी टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इनटू गोल्ड, बिल्कुल सही है। यूएस ट्रेजरी जो है ना रिफ्यूज कर दिया था क्या, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को गोल्ड में कन्वर्ट करने से, ठीक है। तो यूएस मूव टू मेक द डॉलर कन्वर्टिबल, बिल्कुल यूएस जो है मूव किया था डॉलर को कन्वर्टिबल बनाने में। डिवेल्युएशन ऑफ यूएस डॉलर इन 1973, बिल्कुल ये तीनों ही ऑप्शन सही है हमारा, ठीक है। तीनों ही रीजन बने थे किसके, ब्रेटन वुड्स के कोलैप्स होने में, ठीक है। चलिए 308 है, कहता है टेरिफिकेशन रेफर्स टू, है ना, टेरिफिकेशन टैरिफ से बना है, क्या होता है इसका अर्थ, रिप्लेसमेंट ऑफ कोटास बाय टैरिफ ओनली, नहीं। तो टेरिफिकेशन तब होता है जब हर तरह के नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को रिप्लेस कर दिया जाए विथ टैरिफ, ठीक है। अगर बहुत तरह के नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन है, कोटा है वगैरह, ठीक है, कोई ड्यूटी लगा दिया, उसको हटा के सिर्फ टैरिफ ले आया जाए, ठीक है, तो वो होगा टेरिफिकेशन, राइट। तो कहीं है बिल्कुल रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शन बाय टैरिफ, जब जितने भी प्रकार के नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस है उसको रिप्लेस कर दिया जाए किसके द्वारा, टैरिफ के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहता है हेक्स्टर-ओलिन थ्योरी स्टेट्स दैट मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस इन, हेक्स्टर-ओलिन का क्या कहना था, ट्रेड क्यों होता है, ट्रेड होता है फैक्टर एंडोमेंट के कारण, ठीक है, मतलब फैक्टर किस कंट्री में किस तरह के फैक्टर हैं, ठीक है, साधन की उपलब्धता के आधार पे। जैसे इंडिया में लेबर ज्यादा है तो इंडिया लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा, अमेरिका में कैपिटल ज्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। और इंडिया क्या करेगा, अपना लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को अमेरिका को बेचेगा, ठीक है, और अमेरिका से इंडिया खरीदेगा कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट को, क्लियर। तो फैक्टर एंडोमेंट है वो रीजन जिसके कारण इंटरनेशनल ट्रेड होता है एज पर दी हेक्स्टर-ओलिन, ठीक है। 310 है, कहता है व्हाट इज द थ्योरी दैट ओपनिंग अ कंट्री टू वर्ल्ड मार्केट अलाउ यूटिलाइजिंग अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड नॉन एज, देखो कहता है एक थ्योरी है ना, जिसको हम लोग जो एडम स्मिथ ने दिया था पहले, बाद में और भी इकोनॉमिस्ट ने चेंजेस किया है, ठीक है। जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा ना तो इससे क्या होगा, यूटिलाइजेशन होता है हमारे पास अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज का, ठीक है, तो ये इकोनॉमी के लिए फिर बेटर बनाता है। तो इस थ्योरी को बोला जाता है वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो ये हमारा था आज का क्वेश्चंस, ठीक है, 15 क्वेश्चंस मैंने किया है आज, मुझे उम्मीद है काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए ताकि आप यूजीसी नेट और CUT PG का बेहतर प्रिपरेशन कर सको। चलिए धन्यवाद।